बीएन राव ने लगभग 7 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अंबेडकर के साथ संविधान सभा के कई सदस्यों को दूसरे देशों की शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी थी। इसके तहत फिर ये तय हुआ कि अलग अलग देशों की व्यवस्था के हिस्सों को संविधान में जगह देना जो भारत के लिए सही लगे। राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख, सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाना अमेरिका से लिया गया। 2 सदनों, संसदीय चुनाव, संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया। मंत्रिमंडल का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। देश चलाने में जिन बातों की स्पष्टता और व्याख्याओं की जरूरत थी, संविधान में उन सभी को जगह दी गई ताकि भविष्य में इससे कोई परेशानी पैदा ना हो। भारत का संविधान लिखित और सबसे बड़ा है। ये इसकी विशेषताओं में से एक है। कई देशों में लिखित संविधान नहीं है और कई देशों में संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो कहीं आसानी से बदलाव हो जाता है। लेकिन हमारे संविधान में इन सब से हटकर, इन्हीं को लेकर बीच का रास्ता निकालते हुए भारत की जरूरत को देखते हुए व्यवस्था की गई है। वही संविधान का मौलिक ढांचा यानी कि सर्वोच्चता, संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी बातों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से बदलाव किया जा सकता है। संविधान सभा में नेहरू जी ने कहा था, बदलती आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य में संविधान में संशोधन की जरूरत हो सकती है, क्योंकि कोई भी संविधान आने वाली पीढ़ियों को बांध नहीं सकता। दरअसल संविधान में संशोधन संविधान के ही अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हो सकता है। इसमें अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। इसके लिए 127 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए हैं। हमारे संविधान को विश्व के सबसे अधिक संशोधित संविधानों में से माना जाता है, लेकिन इसमें से अधिकांश संशोधन छोटे मोटे स्पष्टीकरण वाले ही हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से लेकर गरीब सवर्णों को आरक्षण देने तक के लिए कई संशोधन इसमें किए गए हैं। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में संविधान निर्माताओं ने इसकी जरूरत समझी, इसीलिए ये व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान देश की आत्मा है। जो शपथ संविधान बनाते समय संविधान सभा ने ली, उसने हम सबको एक सूत्र में बांध रखा है। यह हमारा कर्तव्य होने के साथ साथ फर्ज भी है। हम संविधान के बुनियादी मूल्यों को समझें और उनका सम्मान करें। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। ये ऐसे अधिकार है जिन्हें किसी से छीना नहीं जा सकता, लेकिन सभी अधिकारों के दायरे तय है, जिनका दुरुपयोग होने की स्थिति में यह नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं होगा। हमारे संविधान में हर व्यक्ति एक बराबर है। अगर संसद ऐसा कानून बनाती है जो समाज की परिस्थिति से अलग हो, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है, और यही स्थिति सरकार को लेकर भी है। अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की आजादी, इन दिनों ये शब्द हमें खूब सुनाई दे रहा है। संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत ये अधिकार हमें मिलता है। ऐसा सिर्फ भारत के संविधान में ही है कि कुछ नियम सिर्फ भारतीय के लिए है, लेकिन कुछ भारत की धरती पर रह रहे हर एक व्यक्ति के लिए है। इस अनुच्छेद के तहत हर व्यक्ति को अपनी बात को मौखिक, लिखित और चित्र के जरिए रखने की आजादी देता है, या और भी कोई दूसरा तरीका, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं, कानूनी प्रावधान है। इसका इस्तेमाल देश की एकता, अखंडता को खतरा पहुंचाने, किसी को नुकसान पहुंचाने, न्यायपालिका का अपमान या उल्लंघन करने और मानहानि करने का अधिकार नहीं देता है। इन सीमाओं का उल्लंघन करने पर अलग अलग आपराधिक दंड का प्रावधान भी हमारी ही न्यायपालिका में है। मतलब साफ है कि अगर बोलने की आजादी आपको संविधान देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बयान किसी की भावना को ठेस पहुंचाए, अश्लील हो या फिर आप किसी का अपमान करें। ये बात आज के राजनीतिक परिदृश्य में दिए जा रहे राजनेताओं के बयानों पर भी इशारा करती है। किसी का नाम लेना उचित नहीं, लेकिन ये अभिव्यक्ति के उल्लंघन से ज्यादा और कुछ नहीं है। अनुच्छेद 32 संविधान की विशेषता, हमारे मौलिक अधिकार, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इन अधिकारों का हनन न हो, और इसका भी अधिकार है, और वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार है कि सरकार के किसी फैसले से आपके मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हो, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, याचिका लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली याचिकाएं इसी के तहत होती हैं, और कोर्ट को लगता है कि वाकई में कोई कानून ऐसा है
जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो कोर्ट उसे निरस्त कर सकती है। कोर्ट ने इसे बहुत महत्वपूर्ण माना है क्योंकि यही मौलिक अधिकारों की रक्षा का कानून है, जबकि 226 के तहत दूसरे कानूनी अधिकारों का भी सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो सकती है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति, सरकार, संस्थान के खिलाफ याचिका दायर करने का अधिकार है। अब बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों की जिन्हें भारत की तब की परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में जगह दी गई। जैसे संविधान जाति, धर्म या कोई भी भेदभाव करने की मनाही करता है। तो सवाल ये भी उठता है कि आरक्षण की व्यवस्था क्यों? वो इसलिए कि जब कोई वर्ग पहले से असमानता की स्थिति में है तो उसको बराबरी का दर्जा देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और यही इसका आधार है। इसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था आजादी के पहले से थी। भारत के आरक्षण की व्यवस्था आजादी से भी पहले थी। आजादी के बाद आरक्षण की व्यवस्था संविधान सभा ने बनाई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। शुरुआत में इसे 10 साल की अवधि के लिए पेश किया गया था। 10 साल की अवधि के बाद भारत के विधायकों ने समाज के कुछ वर्गों के कई वर्षों के सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखने की आवश्यकता महसूस की। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पिछड़े समूहों के लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को पहचानने और ऐसे प्रावधानों को लागू करने के साधन के रूप में भारतीय संविधान में आरक्षण को शामिल किया गया था, जिससे उन्हें संसाधनों और अवसरों तक बेहतर पहुंच मिल सके। भारत में आरक्षण की व्यवस्था भारतीय समाज के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए शुरू की गई थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को विधानसभाओं, सरकारी नौकरियों, पदोन्नति, शैक्षिक छात्रवृत्ति में आरक्षण प्रदान करके अवसर प्रदान किए जाते हैं। उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रतिशत 49.5% है। संसद में भी इसके अनुपात का पालन किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण का प्रतिशत अलग अलग है। यहाँ जानेंगे संविधान निर्माण के बाद हुए 12 महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में। 1956 में हुआ 7वां संशोधन। इसे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह संशोधन किया गया। 1976 में हुआ 42वां संशोधन ऐसा था जिसके जरिए सरकार ने आपातकाल के दौरान बहुत सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए और न्यायपालिका के अधिकारों में भी कटौती कर दी। तब कई संशोधन तो ऐसे किए गए जो लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध थे। आपातकाल समाप्त होने के बाद 43वें, 44वें संशोधनों में उन अधिकांश संशोधनों को समाप्त किया गया जो 42वें संशोधन के जरिए लाए गए थे। इसके बावजूद 42वें संशोधन की कई ऐसी बातें थी जो जारी रही, जैसा संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संबंध में जो 4 भाग जोड़ा गया वो नहीं बदला गया और आज भी कायम है। इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 42वें संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करना होगा, जो कि आज तक समान है। 1978 में हुआ संपत्ति का अधिकार पहला महत्वपूर्ण संशोधन था। जमींदारी उन्मूलन और संपत्ति के अधिकार को लेकर लंबे समय तक न्यायपालिका और विधायिका के बीच रस्साकशी चली थी। जमींदारी उन्मूलन के संबंध में जो कानून संसद में बनाया था उसे न्यायपालिका ने निरस्त कर दिया। 1985 इसके जरिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसमें दल बदलने वालों की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया। 1989 में 61वां संशोधन हुआ। इस संशोधन से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी। 1992 में 73वां और 74वां संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था आई। नगर पालिका और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और प्रावधान किया गया कि इन्हें 6 महीने से अधिक समय के लिए निलंबित नहीं रखा जा सकता। 2002 में इस संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार लाया गया। संविधान आयोग ने सिफारिश की थी कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना जाए, लेकिन संशोधन में ऐसा सिर्फ 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के लिए किया गया। 2004 में इसके माध्यम से केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की संख्या पर अंकुश लगाया गया। तय किया गया कि मंत्रियों की संख्या निम्न सदन के 15% से अधिक नहीं होगी। इसे रोकने के लिए संविधान आयोग की सिफारिश पर यह संशोधन लाया गया।
2006 में इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 में बदलाव करके सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। पहले ये प्रावधान सिर्फ SC, ST और एंग्लो इंडियंस के लिए था। इस संशोधन के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को ये सुविधा दी गई। 2017 में 101वां संशोधन हुआ, जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST को लागू करने के लिए ये संशोधन किया गया। 2019 में 103वां संशोधन संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए किया गया। 2019 में 104वां संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटाया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 80 साल तक बढ़ा दी गई। संविधान में कई बदलाव संशोधन हुए। यहाँ जिक्र उन महत्वपूर्ण बदलावों और न्यायपालिका के फैसलों का जिनके बाद कई व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ, जिन फैसलों ने लोगों को सीधे प्रभावित किया। 1986 में इमैनुअल एस्टेट ऑफ केरला के केस में फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन को मूल अधिकार माना गया और इसे राइट टू रिमेन साइलेंट रहने की बात कही गई। 2015 में राजू बाला स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन पंचायत इलेक्शन में क्लॉज लगाना ठीक नहीं, कोई भी लड़ सकता है, ये बदलाव हुआ। के वीर स्वामी यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ बिना राष्ट्रपति की अनुमति के CBI के अलावा कोई FIR नहीं हो सकती। विशाखा गाइडलाइन को एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। मिनवा मिल्स के केस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट के ऊपर रखा गया। इसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार आ सका। थर्ड जेंडर को स्वीकार किया जाना एक बड़ा बदलाव रहा। मेनका गांधी के केस में विदेश जाने का अधिकार मूल अधिकार के तहत रखा गया। राइट टू प्राइवेसी जैसे सुधार आए। 1995 में बालाजी राघवन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में नेशनल अवार्ड के ऊपर भारत रत्न की सुप्रीमेसी को स्थापित किया। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आरक्षण को 50% पर सीमित किया। M नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्रीमी लेयर को परिभाषित किया गया। इन सभी फैसलों से देश के आम लोगों के जीवन पर असर हुआ और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली। IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम में हुए बदलाव को लेकर हम कह सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले के दंड देने की प्रक्रिया को सुधारकर न्याय देने की प्रक्रिया अपनाई गई। संविधान को बनाते समय संविधान सभा के सदस्यों का स्पष्ट तौर पर मानना था कि संविधान को बदलते समय और परिवेश के साथ बदलना चाहिए। उनका ये भी मत था कि बदलाव की प्रक्रिया इतनी लचीली हो कि आसानी से संशोधन किया जा सके। भारत के संविधान को अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। संविधान में बदलाव के चलते सदनों में बहुमत अनिवार्य है। कैसे, देखिए। सामान्य बहुमत से बदला। कई संविधान में दिए गए प्रावधानों को संसद में सामान्य बहुमत के द्वारा बदला जा सकता है। इसमें नए राज्यों का गठन, संसद में कोरम, नागरिकता, 5वें और 6ठे शेड्यूल में शामिल और अन्य प्रावधान शामिल हैं। इसके आर्टिकल 368 में अलग से चर्चा नहीं है। विशेष बहुमत की होती है जरूरत। संसद में विशेष बहुमत का मतलब है दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों का समर्थन। इसमें देश में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग से संबंधित प्रावधान शामिल है। विशेष बहुमत के साथ ही राज्यों में भी बहुमत चाहिए होता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव केंद्र और राज्य के अधिकार, संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधानों में बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुमोदन भी अनिवार्य है। संविधान में बदलाव के लिए है प्रक्रिया। संविधान में संशोधन से संबंधित बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। इसे दोनों सदनों में सदस्यों के बहुमत और वोटिंग के दौरान मौजूद सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के बाद ही विधेयक कानून बनता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति कैसे मिलती है, अब आपको बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के मुताबिक राष्ट्रपति या तो विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है या अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देता है तो विधेयक को संसद के समक्ष पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और यदि संसद एक बार फिर इसे विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को मंजूरी देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता।
इस तरह राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो की शक्ति होती है। संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में जब औसतन 300 सदस्य रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार था, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, विधि का शासन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म, जाति, लिंग और अन्य किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए गरिमामय जीवन भारतीय संविधान का दर्शन और आदर्श है। ये सारे शब्द डॉक्टर अंबेडकर के शब्द और विचार संसार के बीज शब्द रहे हैं। जब तक वो रहे, इन शब्दों को भारतीय समाज के व्यवहार में उतारने के लिए वे संघर्ष करते रहे। इसकी छाप हमें संविधान में साफ दिखती है। आज जिस तरह से राजनीतिक दल अपने आप को अंबेडकरवादी बताने की होड़ में लगे हुए हैं, क्या बाबा साहेब के देश के भविष्य को लेकर रही चिंता को दूर कर पाए हैं? भारत के नए संविधान को अंतिम रूप देने के पूरे दौर में अंबेडकर का प्रभाव बहुत गहरा था। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य और सीमाओं से भी बखूबी अवगत थे। उन्होंने कहा था कि संविधान का सफल या असफल होना आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर शासन चलाने का दायित्व है। वे इस बात से भी बखूबी परिचित थे कि संविधान ने राजनीतिक समानता तो स्थापित कर दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है, जो राजनीतिक समानता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। अंबेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ बचे 15 समितियों में से एक से अधिक समितियों के सदस्य थे। संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते किया था। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों, प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने, अलग अलग विपरीत और कभी उलट से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन बनाए रखने और संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। ये बात सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा। संविधान सभा के समक्ष संविधान को प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया था। हम भारत के लोग देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान को हमेशा नमन करते हैं। संविधान को पढ़ने, समझने के बाद वाकई ये बात सोचने वाली है कि क्या सच में संविधान को कभी खतरा हो सकता है? अगर है तो कैसे, और क्या ये कोई बिना किसी लाग लपेट के समझा पाएगा? संविधान में अब तक जो संशोधन हुए हैं वो देश हित में हुए हैं, जिनसे देश की जनता सीधे प्रभावित होती है। सोचने वाली बात ये भी है कि क्या राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से अपने हित के लिए बदलाव किए? आज के परिदृश्य में हम सबको ये सोचने और समझने की जरूरत है और फिर फैसला करने की भी। तो संविधान के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।